हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं मार्पोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ टिश्यू निक्रोसिस, या फिर हम मार्पोलॉजी के हिसाब से टिश्यू निक्रोसिस की जितनी अकसाम है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, कोगुलेटिव निक्रोसिस है, लिक्विफेक्टिव है, इसी तरह हमारे पास गिंग्रीनस निक्रोसिस है, केशियस निक्रोसिस है। एक एक करके हम इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। देखो, ये तो एक इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास जो निक्रोसिस हुआ है टिश्यू में, वो इस्कीमिया की वजह से हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, या फिर किसी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से हुआ है। सो लेट्स सी, हम देखते हैं मार्पोलॉजी में। देखिए, हमारे पास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ निक्रोसिस जो होती है ना, तो वो हमें ग्रासली अपीयरेंस में नजर आ जाती है। हम अपनी नेकेड आई से जब टिश्यू देखेंगे ना, तो हम बिल्कुल इजीली उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन एक है फाइब्रिनाइड निक्रोसिस, जो हमारे पास वेसल्स के अंदर होता है ड्यूरिंग मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड वेसिकुलाइटिस। तो ये फाइब्रोनाइड निक्रोसिस जो है ना, इसके लिए हमें हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ती है। मतलब हम माइक्रोस्कोप के जरिए हिस्टोलॉजिकल स्लाइड बनाएंगे, ये पूरी प्रोसीजर। तो फाइब्रोनाइड निक्रोसिस हमें नेकेड आई या ग्रॉसली जो है हमें नजर नहीं आता। बाकी जितनी भी निक्रोसिस है, केशियस, गिंग्रीनस, ये आप लोग को मैं दिखाऊंगा ना, ये देखिए जी, आप लोग को बिल्कुल टिश्यू में नजर आ जाएगा कि यहाँ पर जो है आपके कोगुलेटिव निक्रोसिस हुआ है, यहाँ पर लिक्विफेक्टिव हुआ है, यहाँ पर केशियस हुआ है। लेकिन जो फाइब्रोनाइड है ना, इसके लिए आपने टिश्यू स्लाइड में से गुजरना होगा, हिस्टोलॉजिकली आपने देखना होगा। इसी तरह ग्रॉसली आप नहीं देख सकते थ्रू नेकेड आई। अच्छा जी। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहला जो है वो है कोगुलेटिव निक्रोसिस। कोगुलेटिव निक्रोसिस में जो है क्या हो जाता है, हमारे पास जो टिश्यू आर्किटेक्चर होता है ना, वो बिल्कुल प्रिजर्व होता है, इंटैक्ट होता है। देखिए जी, एक डायग्राम से देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर आते हैं। देखिए जी, ये किडनी है आप लोग का, और यहाँ पर हम यहाँ से हम देख लेते हैं, ये जो येलो कलर का आप लोग को नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, ये कोगुलेटिव निक्रोसिस हुआ है। अब सबसे पहले बात आप लोगों ने क्या याद रखनी है, देखिए जी, कोगुलेटिव निक्रोसिस मोस्टली जो होता है ना, ये किसी ब्लड ऑक्लूजन की वजह से होती है। मतलब ये इस्कीमिया हमारे पास हो जाती है। देखिए जी, और ये मोस्टली जो देखिए किडनी में भी आप लोग को नजर आ रहा है, बिल्कुल वेज शेप है। देखिए जी, ये इसका हेड है और ये इसकी वेज, बिल्कुल वेज शेप का आप लोग को नजर आएगा। और ये क्यों वेज शेप बनता है, मैंने आप लोग को बता दिया कि हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मोस्टली इस्कीमिया की वजह से आती है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये एक ब्लड वेसल इस एरिया को सप्लाई कर रहा था, वो यहाँ पर अक्लूड हो गया। देखिए जी, अब इस एरिया में आप लोग के पास इन्फार्क्शन आएगा, टिश्यू नेक्रोसिस होगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच इस तरफ गया था, एक ब्रांच इस तरफ, तो इन ब्रांचेस में अब प्रॉपरली जो है ब्लड फ्लो नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, उसका जो मेन ब्रांच था वहाँ पर अक्लूजन हुई है, बंद हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहना, इसका क्या मतलब है। देखिए, हमारे पास नॉर्मली जब एक एरिया में टिश्यू निक्रोसिस होता है, जिस तरह अगर बैक्टीरियल फंगल कोई इन्फेक्शन हो, तो फाइनली यहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, और एंजाइमेटिक रिएक्शन इस इलाके को बिल्कुल क्या कर देते हैं, लिक्विफाई करते हैं। लेकिन इस केस में टिश्यू आर्किटेक्चर जो है वो प्रिजर्व रहता है। जबकि अगर बैक्टीरिया, वायरल कोई इन्फेक्शन हो ना, इन्फेक्शियस निक्रोसिस हो, तो उसमें हमारे पास लिक्विफेक्टिव होता है। अब अगर ब्लड सप्लाई हम बंद करते हैं, तो फिर ये एरिया जो है ये क्यों इस तरह इंटैक्ट रह जाती है। देखिए, हमारे पास जो जहाँ पर जितनी भी एंजाइम्स थे ना, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं एक एरिया में, जैसे ही हमने यहाँ ब्लड बंद कर दिया, तो वह एंजाइम्स भी डीनेचर हो गए। वह एंजाइम जो इस इलाके को लिक्विफाई करते हैं, डर्बिस बना देते हैं, वह एंजाइम भी सीधा सीधा डीनेचर हो गए। इसी वजह से ये इलाका जो है, अब ये वेज शेप एरिया जो है, ये लिक्विफाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो एंजाइम थे लिक्विफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, वह भी डीनेचर हो गए। तो प्रोटीन के साथ साथ एंजाइम भी डीनेचर, जिसकी वजह से टिश्यू आर्किटेक्चर बिकम प्रिजर्व्ड। अच्छा जी, जब हम हिस्टोलॉजिकली इस एरिया को देखेंगे, ये आप लोग को ग्रासली भी नजर आ रहा है, लेकिन अगर हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो आप लोग को एसिनोफिलिक ए न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस, तो जाहिर बात निक्रोसिस में खत्म होता है, तो ए न्यूक्लिएटेड एसिनोफिलिक सेल्स आप लोग को नजर आएंगे। इसके अलावा जो है क्या हो जाता है हमारे पास, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ वीक, क्या हो जाता है कि यहाँ पर ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ल्यूकोसाइट्स आ जाएंगे और यहाँ पर जितना भी डर्विस है उसको क्लियर करेंगे। अच्छा जी, अब आप लोग थ्योरी देखें तो बिल्कुल इजी हो गया कि कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जो है, इसमें हमारे पास टिश्यू आर्किटेक्चर बिल्कुल प्रिजर्व रहता है इवन आफ्टर द डेथ। अच्छा जी, अब ये क्यों रहता है इसी तरह, क्योंकि हमारे पास देखिए जी, जब आपने इस्कीमिया कर दी, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस मोस्टली इस्कीमिया की वजह से, इन्फार्क्शन की वजह से होता है। अच्छा जी, ये बात याद रखें, किसी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन, ये नहीं होता। आई मीन कि कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, ये चीज़ें नहीं होती, फंगल ये नहीं होती, लेकिन टिश्यू नेक्रोसिस जो है वो मेनली बिकॉज ऑफ इस्कीमिया हो रहा है। देखिए जी, क्या हो रहा है, उसी के साथ इस्कीमिया के साथ साथ ब्लॉकिंग द प्रोटियोलाइसिस ऑफ द डीड सेल। क्यों, क्योंकि हमारे पास, मैंने आप लोग को बता दिया कि एंजाइम्स भी डीनेचर हो जाते हैं, वो प्रोटियोलाइसिस नहीं कर सकते। फिर आफ्टर अ वीक जो है ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं, और वो डाइजेस्टेशन जो अपने जो उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स के जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, उसके जरिए से वो सारे का सारा डर्बिस जो है, सेलुलर डर्बिस जो है, वो पेगोसाइटोस करते हैं एंड फाइनली डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा जी, अब ये टाइप कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ये जो एग्जांपल है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल सॉलिड ऑर्गन जितने भी हमारे पास है, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास अगर नेक्रोसिस होगा किसी भी सॉलिड ऑर्गन को, आपका हार्ट हो गया, आपके किडनीज हो गई, तो फिर वहां पर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। अच्छा जी, लेकिन हमारे पास ब्रेन जो है ना, स्पेशली ब्रेन में अगर इन्फार्क्शन होगा, मतलब ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई बंद करेंगे हम, अच्छा जी, तो यहाँ पर लिक्विफेक्टिव होता है। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। अच्छा जी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है।
अब हम आते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के ऊपर। देखिए जी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो होता है ना, ये मेनली किसी बैक्टीरियल, अच्छा जी मैंने आप लोग को बता दिया कि बैक्टीरिया आ जाता है, फंगल इन्फेक्शन है, मोस्टली जो है बैक्टीरियल होते हैं, वो क्या कर देते हैं वहाँ पर लिक्विफाई कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं। अच्छा जी, तो वो एंजाइम जब रिलीज करते हैं या फिर माइक्रोब्स की वजह से बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को बुला देते हैं। अब इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी है, माइक्रोब्स भी है, उनके एंजाइम्स जो है क्या कर देते हैं, एंजाइम ऑफ द वाइट ब्लड सेल, वो सारे का सारा टिश्यू क्या कर देते हैं, लिक्विफाई करते हैं। तो इन्फेक्शियस मेनली जो इन्फेक्शियस निक्रोसिस है वो क्या है, वो लिक्विफिकेशन करता है। एक्सेप्ट ब्रेन, ब्रेन जो है वो इस्कीमिक यानी कि हाइपोक्सिक इंजरी में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस करता है। बाकी सब जो है वो हमारे पास अगर इन्फेक्शन हो तो लिक्विफेक्टिव। देखिए जी, यहाँ पर ब्रेन का डायग्राम भी जो है कि इन्फार्क्ट इन द ब्रेन, अब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी तो यहाँ पर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। अगर इसकी जगह कोई दूसरा ऑर्गन होता और उसको ब्लड सप्लाई, तो फिर वो हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता। अच्छा जी, एज अ रिजल्ट ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस फाइनली हमारे पास क्या हो जाता है, किसी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में एट द एंड हमारे पास एक क्रीमी येलो कलर का मास बन जाता है जिसको हम कहते हैं पस। अच्छा जी, याद रखना है क्रीमी येलो कलर का। सो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास नेक्रोसिस होता है तो वो लिक्विफेक्टिव होता है। अच्छा जी, अगर इन्फार्क्शन की वजह से होता है तो वो हमारे पास मोस्टली क्या होता है, कोआगुलेटिव, एक्सेप्ट ब्रेन। अब हम आते हैं गिंग्रीनस नेक्रोसिस की तरफ। देखिए जी, गिंग्रीनस नेक्रोसिस और कोआगुलेटिव में एज सच कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपका कोआगुलेटिव नेक्रोसिस लिम्ब्स में होगा, लिम्ब्स मतलब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, लेकिन स्पेशली अगर लोअर लिम्ब में आपका कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, अच्छा जी, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, तो उसको हम कहते हैं गिंग्रीनस नेक्रोसिस। गिंग्रीनस नेक्रोसिस में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एरिया है मखसूस। मैंने वहां पर आपको ऑल सॉलिड ऑर्गन कहा था ना, अगर ऑल सॉलिड ऑर्गन में हम लिखे स्पेशली इन द लोअर लिम्ब, तो फिर वो आपका गिंग्रीनस नेक्रोसिस बन जाता है। बाकी गिंग्रीनस नेक्रोसिस जो है दिस इज अ टाइप ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस व्हिच अकर इन द लिम्ब। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास लिम्ब में जो है स्पेशली इन द लोअर लिम्ब हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग की वजह से अक्सर ब्लड सप्लाई टू द लोअर लिम्ब जो वो कंप्रोमाइज हो जाती है, स्पेशली इन द टोज, तो उसमें हमारे पास गिंग्रीनस नेक्रोसिस होता है, लेकिन ये वेट होता है, बिल्कुल खुश्क होता है। अगर उस एरिया पर जहां पर गिंग्रीनस इन्फेक्शन, गिंग्रीनस नेक्रोसिस हुआ है, तो वहां पर अक्सर बैक्टीरियल अटैक भी हो जाता है, और जब बैक्टीरिया उस एरिया पर अटैक करता है तो बैक्टीरिया अपने साथ क्या ला रहा है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस, तो ऊपर से हमारे पास लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी आ जाता है, तो उसको हम फिर कहते हैं वेट गिंग्रीन। अच्छा जी, सो गिंग्रीनस नेक्रोसिस जो है ना, ये मेनली हमने जो फर्स्ट टू टाइप्स पढ़े उसकी जस्ट रिवीजन है कि हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इन द लोअर लिम्ब इज कॉल्ड गिंग्रीनस नेक्रोसिस। अब अगर उस एरिया पर ऊपर से बैक्टीरिया ने अटैक किया तो बैक्टीरिया लिक्विफेक्शन करता है, तो वहां पर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाएगा एंड इट इज कॉल्ड विट गिंग्रीन। अब हम आते हैं केशियस नेक्रोसिस पर। देखिए जी, केशियस नेक्रोसिस का नाम सुनते ही आप लोग के जहन में सीधा से लंग्स आनी चाहिए। देखिए जी, केशियस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस जो होता है ना, मैंने आप लोग को बता दिया लंग्स के नाम आप लोग के जहन में आना चाहिए। और लंग्स में कौन सा इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो उसको हम कहते हैं केशियस नेक्रोसिस। और केशियस नेक्रोसिस को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ इट इज चीज लाइक, बिल्कुल चीज लाइक, ग्रॉसली आप लोग देखेंगे ना तो बिल्कुल चीज लाइक आप लोग को नजर आता है। देखिए जी, ये आप लोग के साथ लंग्स है और लंग्स पे क्या हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग, उसमें आप लोग के पास जो नेक्रोसिस होता है बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस उसको हम कहते हैं चीजी नेक्रोसिस या फिर केशियस नेक्रोसिस। ये आप लोगों के साथ क्या है, बिल्कुल एक येलो व्हाइट कलर का एरिया है। अच्छा जी, और इसमें आप लोग के पास कुछ खास इतना नहीं होते, लेकिन कलेक्शन ऑफ प्रेगमेंटेड एंड लाइज्ड सेल होते हैं। इसके अलावा जो है एमआर पास ग्रेनुलर पिंक अपीयरेंस है, इतना वो नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास केशियस नेक्रोसिस होगा तो क्या है, आर्किटेक्चर इज कंप्लीटली ओब्लिटरेटेड। अच्छा जी, टिश्यू आर्किटेक्चर जो बिल्कुल खराब हो जाएगा। देखें, सेल की कोई बाउंड्रीज नहीं रहेगी, सेल आउटलाइंस जो वो खत्म हो जाएंगे। ये बात याद रखनी है, क्योंकि देखिए कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हमने पढ़ा, वहाँ पर बाउंड्रीज जो थी तो आप बिल्कुल सलामत थी, कुछ इफेक्ट नहीं था, बाउंड्रीज थी सेल की। फिर लिक्विफेक्टिव पढ़ा तो वहाँ पर भी बाउंड्रीज डिस्टर्ब थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। गैंग्रीनस जो था वो फिर दोबारा से हमारे पास क्या था, कोआगुलेटिव था, लेकिन स्पेशली इन द लोअर लिम्ब। अब जब हमने केशियस नेक्रोसिस पढ़ा तो यहाँ पर बिल्कुल सेल बाउंड्रीज, सेल आउटलाइंस जो वो खत्म हो गए हैं, सेल आर्किटेक्चर जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। अच्छा जी, देखिए इसमें हमारे पास जब हम हिस्टोलॉजिकली देखते हैं ना तो हमारे पास ऐसी नजर आता है, ये एरिया अगर नेक्रोज हो चुका है येलो व्हाइट कलर का, अच्छा जी, उसके इर्द गिर्द आपके पास मैक्रोपेजेस और इन्फ्लेमेटरी सेल जो इस तरह दायरा बना देते हैं एक नोड्यूल का, इसको हम नोड्यूलर लीजन भी कहते हैं, नोड्यूलर इन्फ्लेमेटरी रीजन, और स्पेशल नाम जो है इसके लिए ग्रेनुलोमा कहते हैं। तो आप लोग टीबी जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग बार बार ग्रेनुलोमा, तो स्पेशली हमारे पास जो टीबी की वजह से ग्रेनुलोमास बनते हैं दैट इज कॉल्ड केशियस नेक्रोसिस। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं फेट नेक्रोसिस। देखिए जी, फेट नेक्रोसिस जो है ना, ये इसका आप लोग को एग्जांपल से मैं आप लोग को बता देता हूं। जब एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, तो आप लोगों के पास जो एक्टिवेटेड एंजाइम्स होते हैं ना, एक्टिवेटेड, तो वो एक्टिवेटेड पेंक्रियाटिक एंजाइम बाहर आ जाते हैं, पेंक्रियास से बाहर आ जाते हैं। बाहर आके आप लोग के पास पीरी पेंक्रियाटिक फैट्स होते हैं।
तो जो प्री पेंक्रियाटिक फैट सेल होते हैं पेरिटोनियम में, ये एंजाइम उस पर अटैक करते हैं, और जब देखिए जी एंजाइम्स किसी फैट्स पर अटैक करते हैं तो वहां पर फैट्स निक्रोसिस होता है। सो दिस इज वेरी सिंपल कि पेंक्रियाटिक एंजाइम फैट्स के ऊपर अटैक करके उसको निक्रोज करते हैं और उसको हम कहते हैं फैट निक्रोसिस। अच्छा जी, अब जो फैट की निक्रोसिस हो जाती है तो वहां से फैटी एसिड रिलीज हो जाते हैं। क्या रिलीज हो जाते हैं? फैट की निक्रोसिस के रिजल्ट में फैटी एसिड बनते हैं। अच्छा जी, अब वो फैटी एसिड जाकर हमारे पास कैल्शियम के साथ मिलकर व्हाइट एरियाज बना देते हैं, कैल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करते हैं, जिसको हम फैट सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। और इसी तरह आप लोग को नजर आते हैं, देखिए जी ये पहले बिल्कुल नॉर्मल फैट्स थे, इसके ऊपर पेंक्रियाटिक एंजाइम ने अटैक किया और यहाँ पर क्या बना दिया, बिल्कुल देखिए जी ये व्हाइट कलर के आप लोग को नजर आ रहे हैं, फैट ने क्रोसिस कर दिया, फैट ने क्रोसिस की रिजल्ट में फैटी एसिड बने, फैटी एसिड ने कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके ये मास बना दिया। सो दिस इज सिंपल, आप लोग ग्रॉसली देख सकते हैं एक पेंक्रियाटिक एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के पेशेंट्स में। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आप लोग देखें कि ब्रेस्ट ट्रामा में, ब्रेस्ट में भी मोस्टली फैट्स होते हैं आप लोग के पास। अगर कोई एक्सीडेंट किसी भी वजह से ब्रेस्ट का ट्रामा होगा तो वहाँ पर चूंकि फैट्स होता है, वहाँ पर फैट्स में क्या हो जाएगा, निक्रोसिस हो जाएगा। वो फैट्स जाकर कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम इस तरह के कैल्शियम क्रिस्टल्स टाइप के बना देता है, सपोनिफिकेशन करता है। अच्छा जी, और ये बिल्कुल विजिबल चाकी व्हाइट एरियाज होते हैं। अच्छा जी, विजिबल चाकी एरियाज। सो फैट नेक्रोसिस इज एक्चुअली एरिया ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन। जहां पर भी फैट्स का डिस्ट्रक्शन होगा वहां पर फैट नेक्रोसिस होगा। फैट डिस्ट्रक्शन कब होता है? जब एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में एक्टिव पेंक्रियाटिक एंजाइम यानी कि लाइपेज और ये सारे रिलीज हो जाते हैं, एब्डोमेन में आ जाते हैं, एब्डोमेन में पेरिटोनियम के अंदर फैट सेल के ऊपर अटैक करके उसको लाइज्ड करते हैं, फैटी एसिड बना देते हैं, और फैटी एसिड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके व्हाइट चाकी व्हाइट एरियाज बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड फैट नेक्रोसिस। और फाइनल हमारे पास जो मैंने आप लोग को बता दिया था कि वो हमें वैसी ग्रॉसली नजर नहीं आता, लेकिन हमें किस चीज में हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में नजर आता है, विच इज कॉल्ड फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस। देखिए जी, ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस जो है ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में या फिर वेसिकुलाइटिस में होता है। वेसिकुलाइटिस मेनली हमारे पास देखिए जी एक इम्यून रिएक्शन होता है, और इम्यून रिएक्शन में जो कम्प्लेक्स एंटीबॉडीज होते हैं ना, वो आकर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल पर अटैक करते हैं। अच्छा जी, जब ये अटैक करते हैं तो वहां पर ये फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस काज करते हैं। दूसरा है सीवियर हाइपरटेंशन। अच्छा जी, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि हमारे पास वॉल ऑफ द ब्लड वेसल पर किस चीज़ ने अटैक किया, एंटीबॉडीज ने। अब जब एंटीबॉडीज ने अटैक किया, वॉल के साथ चिपक गई, तो वॉल की जो हमारे पास देखिए प्लाज्मा प्रोटीन और ये सब कुछ होता है, तो वो क्या हो जाता है, लीक इनटू द वॉल ऑफ डैमेज वेसल। अब प्रोटीन की लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब हम इसके ऊपर कोई स्ट्रेन लगा देते हैं तो ये ब्राइट पिंक, देखिए जी ऊपर आप लोग को नजर आ रहा है, ये इसका स्लाइड है, देखिए ये आप लोग को नजर आ रहा है फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस का, तो बिल्कुल ब्राइट पिंक एमॉर्फस अपीयरेंस आप लोग को नजर आएगी। अच्छा जी, और ये किस कंडीशन में होती है? मैंने आप लोग को वेसिकुलाइटिस बता दिया ना, तो वेसिकुलाइटिस का एक स्पेशल फॉर्म है जिसको हम कहते हैं पॉलीआर्टेराइटिस नोडोजा, उसमें ये हमारे पास आप लोग देख सकते हैं। देखिए जी ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ब्राइट पिंक एरियाज आप लोग को नजर आ रहे हैं, प्रोटीन डिपोजिशंस एंड इन्फ्लेमेशन होगी इसमें। अच्छा जी, और ये जो आप लोग के साथ है ये फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस है। सो फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस की एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है। देखिए जी, अगर पूरे लेक्चर में आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं तो आप लोगों ने वो खासकर याद करने हैं कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है। तो फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस इज बिकॉज ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड वेसिकुलाइटिस स्पेशली पॉलीआर्टेराइटिस नोडोजा। ये बात। दूसरी बात ये देखिए कि हमारे पास पेट नेक्रोसिस स्पेशली एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में होता है, जब वो प्री पेंक्रियाटिक फैट पर अटैक करता है, या फिर ब्रेस्ट ट्रामा। अच्छा जी, इसके अलावा जो है केशियस नेक्रोसिस कहां पर होता है? इन द लंग्स ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस। गैंग्रीनस हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है स्पेशली इन द लोअर लिम्ब। अच्छा जी, और फिर मैंने आप लोग को बता दिया कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कहां पर होता है? ऑल सॉलिड ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन। अच्छा जी, फिर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस एज अ रिजल्ट ऑफ किसी इन्फेक्शन के हो जाता है, और इट प्रोड्यूसेस पस। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं जी एट द एंड। देखिए जी, हमारे पास हर एक टिश्यू का जो है ना अलग अलग निक्रोसिस का वो करते हैं, टिश्यू स्पेसिफिक निक्रोसिस। देखिए जी, अगर कार्डिक मसल में निक्रोसिस होगा, अच्छा जी, तो कार्डिक एंजाइम बाहर आएंगे। तो कौन कौन सी एंजाइम हम चेक करते हैं पेशेंट के ब्लड में? क्रेटेनिन काइनेज हम चेक करते हैं, अच्छा जी स्पेशली, या फिर हमारे पास दूसरा जो है ट्रोपोनिन, प्रोटीन ट्रोपोनिन चेक करते हैं। अगर हमें पेशेंट के क्रेटेनिन काइनेज मिलते हैं, सो दिस इज हम कहते हैं कि कार्डिक मसल जो है उसकी निक्रोसिस हो चुकी है, बंदा जो है एमआई में है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास अगर हेपेटिक बाइल डक्ट एपिथेलियम में जो है उसके में अल्कालाइन फास्फेटेज होते हैं, तो उससे हम जो है एपिथेलियल बाइल डक्ट्स की नेक्रोसिस फाइंड करते हैं। अगर हेपेटोसाइट लीवर की हमें फाइंड करना हो कि लीवर में नेक्रोसिस हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम ट्रांस एमिनिएज देखते हैं। अच्छा जी, कौन सा है? ट्रांस एमिनिएज। अच्छा जी, तो ये हम यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस पर्पसेज। अगर आप लोग के पास एक पेशेंट आएगा कार्डिक उसका एमआई का, तो आप लोग अब कंफर्म करना चाहते हैं कि उसको एमआई हुआ है या नहीं हुआ, तो क्रेटेनिन काइनेज उसकी सीरम में फाइंड करते हैं। अगर कोई इस तरह उसका आएगा, हमारे पास लीवर का आएगा हेपेटोसाइट, तो आप लोग ट्रांस एमिनिएज फाइंड करते हैं। अगर बाइल डक्ट के साथ आएगा तो आप अल्कालाइन फास्फेटेज। तो ये सारे जो है ये आप लोगों ने फाइंड करने हैं, क्योंकि जब भी इन टिश्यूज का नेक्रोसिस होगा तो इसका जो लेवल है वो टिश्यू वो जो है सीरम में एलिवेट द सीरम लेवल, एंड दिस इज वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंट मार्कर फॉर द टिश्यू डैमेज। अच्छा जी,